हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज काफ़ी दिनों बाद आप सभी के साथ जुड़ चुका हूँ मैं। और आपको पता ही है कई दिनों से बीमार था और घर पे सभी बीमार थे। तो अब रिकवर हुए हैं, पहले से काफ़ी सुधार है। तो मैंने कहा चलो आज की वीडियो बनाते हैं। हो सकता है मेरी आज की वीडियो में आपको आवाज़ मेरी थोड़ी कम लगे, क्योंकि गला मेरा अभी सही हुआ है, पूरी तरह सही सही नहीं है। तो जितना मेरे से प्रयास हुआ मैं करा, तभी मैं आज तैयार तुर भी नहीं हो पाया वैसे ही जैसे घर में रहता हूँ। मैंने कहा चलो यार बच्चों को वीडियो तो दें, बच्चे बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं वीडियो का। तो इस कारण चलो मैंने आज नोट्स तैयार किए और वीडियो आपकी बनाने की सोची। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको टॉपिक को समझना है, ठीक है ना। तो आज जो टॉपिक है अपना वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति और इसके गुण। तो देखो बच्चों, इस टॉपिक में क्या है कि जो फॉर्मूले है काफ़ी, और ये टॉपिक आपको काफ़ी अजीब लग सकता है। अब अजीब लगने का कारण ये है कि जो फॉर्मूले हैं ना, उनका कोई डेरिवेशन नहीं है, वो डायरेक्टली दिए हुए हैं, ठीक है। तो जो फॉर्मूले का डेरिवेशन होता है उसमें तो अपने को पता होता है भी ये फॉर्मूला यहाँ से आया और ये काम आएगा, ठीक है। अब जो फॉर्मूले में डेरिवेशन नहीं है तो वो फॉर्मूला अपने किस तरीके से काम आएगा या हो रहा है वो उसके बारे में अपने नहीं बता सकते, ठीक है। तो डायरेक्ट अपने को रट्टा रट्टे के जैसा याद करना पड़ता है। तो इस कारण जो ये टॉपिक है थोड़ा सा बच्चों को हार्ड भी लगता है कईयों को। तो हार्ड लगने की जरूरत नहीं है, मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होगी यानी पेपर में पूछने वाली वो मैं आपको इसमें बता दूंगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ बच्चों। तो देखिए बच्चों, इसमें जो टॉपिक है अपना विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति है, ठीक है ना। तो वैसे तो बुक में इसका प्रकृति और संचरण इस प्रकार से दिया हुआ है, ये देखो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति और संचरण, लेकिन प्रकृति जो टॉपिक है इसी में आता है, या इसके गुण धर्म भी आप बोल सकते हो इनको, ठीक है ना। तो ये गुण है काफ़ी, और थ्योरी भी काफ़ी दी हुई है। और मैं इसमें क्या है, फॉर्मूले काफ़ी दिए हुए हैं, तो फॉर्मूले अपने को पढ़ने हैं इसमें जो मेन है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का संचरण, प्रोपेगेशन ऑफ ईएमडब्ल्यू, ठीक है ना। भी विद्युत चुम्बकीय तरंगें चलती कैसे हैं। और आज मेरी शक्ल पर जरूर मत जाना, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि आगे पहले मैं हर बार तैयार होके आता था आपके सामने, आज इस तरीके से आ रहा हूँ भी जैसे घर पे सिंपल रहते हैं अपने वैसे ही। तो ऐसे मत समझना कि सर ऐसे कैसे या हो रहा है, आपको पढ़ने पर ध्यान देना है। पता नहीं, मुझे खुद अजीब लग रहा है आज थोड़ा, ठीक है। तो देखो विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर के कंपन होते हैं। जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है ना, ये सारे जो रिजल्ट है ना, जितने भी फॉर्मूले मैं आपको आज करवाऊंगा, जो ये रिजल्ट करवाऊंगा, ये सारे मैक्सवेल ने बताए थे, ठीक है ना। तो मैक्सवेल ने बताया कि इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन होते हैं, ठीक है। ई वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ही होते हैं, और इनके कंपन होते हैं, दोलन होता है, और दोलन से ही आपको पता है विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। और तरंग संचरण की दिशा जो होती है वो इन दोनों सदिश क्षेत्रों के लंबवत होती है, अर्थात ई वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। और जो तरंग संचरण मतलब तरंग किस दिशा में आगे जाएगी, तरंग संचरण का मतलब है तरंग किस दिशा में आगे जाएगी, वो क्या होगी उसकी तरंग संचरण की दिशा, ये तीनों लंबवत होते हैं। मतलब अगर आप मानते हो ये एक्स दिशा में है, ये वाई दिशा में है, तो ये तरंग संचरण जेड दिशा में होगा, ठीक है ना। मतलब ये तीसरा ई और बी एक दूसरे के लंबवत होंगे, और इनके लंबवत क्या आएगी, तरंग संचरण की दिशा। तो तरंग संचरण की दिशा जब भी आपको निकालने को कह दें तो आपको क्या करना है, ई और बी के लंबवत दिशा लेनी है, ठीक है। और तरंग संचरण की दिशा ई क्रॉस बी की दिशा में होती है। ये मैक्सवेल ने ये भी रिजल्ट बताया कि ई क्रॉस बी की आप दिशा निकाल लो, वो क्या आ जाएगी, तरंग संचरण की दिशा। जैसे मैं अगर यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पर जो ई वेक्टर है ये ऊपर की ओर है, मतलब वाई दिशा में है, ठीक है। और जो बी वेक्टर है ये आपका क्या है, इस दिशा में है, मतलब जेड दिशा में है। तो अगर मैं ई वेक्टर की तरफ मतलब ऊपर की तरफ उंगलियां रखूं और जेड जेड ऐसे बाहर ही है, ऐसे एक मिनट में आपको बताता हूँ कि आप देखो भी ये वाला ऊपर वाई है, ठीक है। और तल के लंबवत बाहर की ओर यानी मेरी तरफ जेड है, वाई की तरफ उंगलियां रखो, जेड की तरफ मोड़ो तो ये दिशा आ रही है। तो मतलब एक्स दिशा में आपकी जो तरंग है वो आगे बढ़ रही है, संचरित हो रही है, ठीक है ना। तो ई क्रॉस बी की दिशा आपको क्या लेनी है, तरंग संचरण की दिशा लेनी है बच्चों। फिर उसके बाद देखो क्या आता है कि चित्रानुसार एक दोलने है, एक तरंग जिसका दोलनी विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर वाई की दिशा में और चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर जेड दिशा में है।
अब ये अपने लिया हुआ है, ये किसी भी दिशा में हो सकता है, जो आपका ई वेक्टर और बी वेक्टर है, जरूरी नहीं वाई जेड आपने यहाँ पर ले रखा है तो ये हमेशा वाई जेड में होगा, एक्स जेड में हो सकता है, एक्स वाई में हो सकता है, वाई जेड में तो चलो है ही, इस तरीके से किसी भी दिशा में हो सकता है। तो यह तरंग एक्स दिशा में संचरित होगी अपने। अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो अपनी तरंग है वो कौन सी दिशा में आगे जाएगी, एक्स दिशा में आगे जाएगी बच्चों, ठीक है। और इन समीकरणों को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है कि अब अपने तरंग का जो समीकरण होता है वो पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये सिंपल होता है। लेकिन जब अपने इसको पढ़ते हैं कलांतर के रूप में, ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और फाइव की वैल्यू आपने के एक्स पढ़ी होगी प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तरंग वाले चैप्टर में फाइव इज इक्वल टू के एक्स होता है, के तरंग संचरण नियतांक जिसको बोल देते हैं के को, ठीक है। तो यहाँ पर जो समीकरण दी मैक्सवेल ने काम में ली, ई वाई इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी, उसने के एक्स माइनस ओमेगा टी लिया, आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। और बुक में ना यहाँ पर एक्स कॉमा टी भी इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि जो अपना ई है वो एक्स और टी की फॉर्म में है, तो एक्स और टी की फॉर्म में, तो आप एक्स कॉमा टी लिख सकते हो, अगर ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, वो एक ही बात है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो k है ये क्या है, 2 पाई बटा लैम्डा के बराबर है, जिसको अपने तरंग संचरण नियतांक कह देते हैं, ठीक है। तो ये समीकरण होगी, और जो अपना चुंबकीय क्षेत्र उसकी समीकरण बी जेड इज इक्वल टू बी एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसकी समीकरण होगी। और इस तरंग की जो चाल होती है वो ओमेगा बटा के से अपने देते हैं, ठीक है। तो समीकरण एक और दो, जो ये समीकरण एक और दो है, इसकी सहायता से मैक्सवेल ने निम्न महत्वपूर्ण सूत्र प्राप्त किया। पहला सूत्र आ रहा है, देखो आज का जो पहला फॉर्मूला है, मैक्सवेल ने ऊपर वाली दोनों समीकरण जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित थी उसमें अपना फॉर्मूला दिया उसने, वो कहता कि निर्वात में जो विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल होती है उन दोनों समीकरणों को हल करके वो उसने कहा कि प्रकाश के वेग के बराबर होती है प्रकाश की चाल के ओमेगा बटा के, और इसकी जो एक्चुअल में वैल्यू होती है वो कहता कि 1/√μ0 इंटू एप्साइलन नॉट होती है, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि सर ये म्यू नोड √μ0 एप्साइलन नॉट आपने कैसे लिया, तो ये बच्चों मैक्सवेल ने रिजल्ट निकाले थे अपनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करके, तो वो उस पर छोड़ दो, आप उसकी टेंशन मत लो, आपको ये बस क्या है, ये फॉर्मूला है जो इसका वो याद रखो आप, ठीक है ना, ये आगे भी थोड़ा काम आएगा। अब म्यू नोड और एप्सिलॉन नोड के मान आपको पता है, म्यू नोड का मान 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 होता है, एप्सिलॉन नोड 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, वो सारा करके और जब अपने इसको सॉल्व करते हैं तो ये सी की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से प्रकाश का वेग भी मैक्सवेल ने प्राप्त किया कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो निर्वात में प्रकाश के वेग से चलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी के अंदर ही है ई और बी में संबंध। अब मैक्सवेल ने जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र इसके बीच में एक संबंध भी बताया, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप ऐसे कह सकते हो कि अगर इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया तो वो न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले पर बेस्ड पूछा जाएगा, और किसी फॉर्मूले पर बेस्ड रही आज तक लगभग न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले पर बेस्ड आया है, ठीक है ना। तो देखो क्या है, मैक्सवेल ने अपने परिणामों के आधार पर विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर के परिणामों के मध्य भी संबंध स्थापित किया, यानी कि उसने परिमाणों के मध्य, मतलब कि ई और बी की दिशा ना लेके ओनली परिमाण ले लिया और उसके बीच पे उसने संबंध निकाला कि ई इज इक्वल टू सी इंटू बी होता है। सी यहाँ पर प्रकाश का वेग है या तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग की निर्वात में चाल है, ठीक है ना। तो ये उसने संबंध निकाला, या ई बटा बी दोनों का अनुपात उसने कहा कि प्रकाश के वेग के बराबर होता है, और ये फॉर्मूला उसने ई एम यानी जो अधिकतम मान यानी आयाम जो अपने तरंग का कह सकते हैं उन आयामों पर भी ये फॉर्मूला लागू होता है, मैक्सिमम वैल्यू पर भी लागू होता है और सामान्य वैल्यू पर भी लागू होता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ। फिर मैक्सवेल ने उसके बाद में बताया कि माध्यम में जो विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल होती है वो कैसे निकालते हैं। अब ये देखो इतना बड़ा जो ये आपके पास डेरिवेशन है कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल ही है, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ। देखो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर दिखा देता हूँ कि माध्यम में ये देखो माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल लिख के और डायरेक्ट यहाँ पर ये फॉर्मूला निकाल दिया है। मैंने आपको पूरा यहाँ डिटेल में बताया कैसे आया कि देखो माध्यम में जब अपने विद्युत चुंबकीय तरंग चलेगी तो v बराबर 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू माध्यम एप्सिलॉन माध्यम आ जाएगा माध्यम।
अब v बराबर 1/√μ0 μr एप्सिलॉन ये आ जाएगा। अब μ0 एप्सिलॉन को एक अंडर में ले लिया, दूसरे को दूसरे अंडर में म्यू आर एप्सिलॉन को। अब आपको पता है कि जो 1 में μ0 एप्सिलॉन अंडर में ये c के बराबर होता है, तो c लिख दिया और नीचे लिख दिया म्यू आर एप्सिलॉन, तो ये फॉर्मूला आ गया। या इस नीचे वाले को मैंने n लिख दिया और n यहाँ पर है माध्यम का अपवर्तनांक। ये अपने 11वें चैप्टर में आपने पढ़ रखा होगा कि जिस माध्यम में जाने पर प्रकाश की वेग है वो जितना कम हो जाता है, जितने गुना, वो उसका अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे कांच में जाने पर कम हो जाता है या और माध्यम में जाने पर, तो वो उसका अपवर्तनांक होता है। तो ये उस माध्यम का अपवर्तनांक है, दोनों की आपेक्षिक विद्युतशीलता और आपेक्षिक चुंबकशीलता का गुणनफल का अंडर, ठीक है, उसको अपने माध्यम का अपवर्तनांक बोल देते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति अणुप्रस्थ होती है, ठीक है। अणुप्रस्थ मतलब अणुदैर्ध्य तरंगे तो वो होती है जिनमें जो कंपन होते हैं तरंग संचरण की दिशा के तरंग संचरण की दिशा में ही होते हैं, जैसे स्प्रिंग में तरंगे जो उठती हैं, ठीक है। और जो अणुप्रस्थ तरंगे होती है वो आपने पढ़ा होगा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन होते हैं कणों के। समझ आई बात? तो ये अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर जो पॉइंट आता है इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा ऊर्जा वहन। अब वास्तव में जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है ना बच्चों, वो ऊर्जा को लेकर जाती है, होती एक टाइप की वो एनर्जी है, ठीक है। वैसे वो तरंगों के रूप में एनर्जी आगे चलती है। जैसे अगर मैं प्रकाश की बात करता हूँ तो प्रकाश को आप तरंग भी मानते हो, तरंगे मानते हो। तो प्रकाश क्या होता है एक्चुअल में? एक ऊर्जा होती है और वो ऊर्जा तरंगों के रूप में चलती है। तो वही चीज है, विद्युत चुंबकीय तरंगे कोई अलग से ऐसे वस्तु ना हो के एक ऊर्जा ही है वो, ठीक है ना। तो अब इसकी ऊर्जा होती कितनी है वो अपने निकालते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें भी ऊर्जा का वहन करती है। वहन मतलब ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है जहां पर ये चलती हैं। क्योंकि ये तरंगें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दो क्षेत्रों से मिलकर बनती है, अतः इनकी ऊर्जा भी दो क्षेत्रों से संबंधित होती है। तो इनकी ऊर्जा, क्योंकि इसमें दो क्षेत्र होते हैं, एक विद्युत क्षेत्र हो गया, एक चुंबकीय क्षेत्र, तो इन दोनों क्षेत्रों से संबंधित इनकी क्या होती है बच्चों? ऊर्जा होती है, ठीक है। तो जो अपने ऊर्जा यहाँ पर लेंगे, एकांक आयतन की विद्युत ऊर्जा लेंगे, ठीक है। विद्युत ऊर्जा एकांक आयतन की, उसका फॉर्मूला अपने पास यू ई, जिसको विद्युत ऊर्जा घनत्व बोल देते हैं, ½ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये आपने संधारित्र वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। और ये जो एकांक आयतन की चुंबकीय ऊर्जा है, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, ये आपके 8वें चैप्टर में या 9वें चैप्टर में शायद आएगा, ये वाला आपके अभी नहीं आया हुआ ये। तो इस फॉर्मूले को भी याद रखना आपको, ये होता है b²/2 म्यू नॉट, ठीक है। क्योंकि देखो ई स्क्वेयर है तो बी स्क्वेयर आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर एप्सिलॉन नोट जहाँ पर आता है म्यू नोट उसका उल्टा आता है, तो मतलब यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा। तो ये चुंबकीय ऊर्जा होती है, तो ये दोनों ऊर्जाएं होगी। अब अपने जानते हैं कि जो बी बराबर होता है वो ई बटा सी होता है, ठीक है। बी बराबर ई बटा सी होता है और सी का मान 1/√μ नोट एप्सिलॉन नोट होता है। तो अपने सी की जगह 1/μ नोट एप्सिलॉन नोट रखे तो ई इंटू √μ नोट एप्सिलॉन नोट आ जाएगा। और b का मान, ये वाला जो आपने b का मान निकाला है समीकरण 5 से यहाँ पर 4 में रखो। तो 4 में रखने पर देखो बच्चों क्या आता है कि यू बी इज इक्वल टू 1/2 ई स्क्वेयर म्यू नोट एप्सिलॉन नोट बटा में म्यू नोट, तो ½ एप्सिलॉन नोट ई स्क्वेयर यानी कि यू ई। तो देखो चुंबकीय ऊर्जा आपने लिया था फॉर्मूला और विद्युत ऊर्जा उससे अपने पास आ गई है। तो मतलब कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसके लिए एकांक आयतन की चुंबकीय ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा का मान बराबर होते हैं। तो जो कुल ऊर्जा घनत्व होता है वो इन दोनों के योग के बराबर होगा। वो या तो 2 गुना हो जाएगा चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का या 2 गुना हो जाएगा विद्युत ऊर्जा घनत्व का। और अगर अपने 2 गुना लिखे मान तो इनको 2 गुना कर दो, इसको 2 गुना करो या इसको 2 गुना, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर या बी स्क्वेयर अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। ये फॉर्मूला ऊर्जा घनत्व का दूसरा फॉर्मूला आ गया। देखो पहला सॉरी तीसरा आ गया, पहला फॉर्मूला ये था आज का, दूसरा ई बराबर सी बी वाला आ गया। वैसे तो ये वाला भी है लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, और तीसरा फॉर्मूला अपने पास ये वाला आ गया है, ठीक है। अब बुक में ना एक और फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पर, वो आपको इतना ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने तभी नहीं लिखा। ये वाला, ये कोस स्क्वायर थीटा ये होता है कुल माध्य ऊर्जा। इसमें आप उलझ जाओगे, आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से कभी नहीं पूछा जाता और ना ही पूछा जाएगा कुछ भी, ठीक है ना। तो अगर आप वैसे इसको याद करना चाहो तो ये इन्होंने इसके लिए लिख रखा है कि अगर अपने क्या करें कि इस रूप में अपने को तरंग की समीकरण दे रखी हो,
तो फिर अपने क्या है इसका एवरेज मान लेके और ये जो ऊर्जा है ये अपने इस तरीके से लिख सकते हैं। तो वो आपको ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, आप इतना याद रख लो ना, बस इतना ही बहुत है आपके लिए। फिर उसके बाद है उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट है कि किसी दिए गए आयतन में जहां विद्युत चुंबकीय तरंगें संचरित हो रही हैं में विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों की समान सहभागिता होती है। मतलब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की ऊर्जा समान होती है। मतलब कहीं से अगर तरंग जा रही है, जितनी ऊर्जा उसमें विद्युत है उतनी ही ऊर्जा उसमें चुंबकीय ऊर्जा होती है। ठीक है ना, दोनों का समान योगदान होता है। फिर उसके बाद आता है पॉइंटिंग सदिश। पॉइंटिंग सदिश, पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है कि एकांक क्षेत्रफल से ऊर्जा प्रवाह की दर को पॉइंटिंग सदिश कहा जाता है। भी आपको जैसे मान लो कोई आयतन है आपके पास, ठीक है ना, कोई भी आयतन है, यहाँ से विद्युत चुम्बकीय तरंगें ऐसे प्रवाहित हो रही हैं। तो अब पॉइंटिंग सदिश पता क्या है कि आप यहाँ पर क्या करो, एकांक एकांक क्षेत्रफल, यानी मान लो 1 मीटर स्क्वायर का आपने ये क्या किया, एक वर्ग बना लिया। तो इस वर्ग में से कितनी ऊर्जा गुजर रही है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की कितनी ऊर्जा इसमें से प्रवाहित हो रही है, उस ऊर्जा की मात्रा को ये अपने क्या बोल देंगे, पॉइंटिंग सदिश कह देंगे। तो ऊर्जा प्रवाह की दर, यानी एकांक क्षेत्रफल से जितनी ऊर्जा गुजरती है या ऊर्जा प्रवाह की जो दर होती है उसको अपने पॉइंटिंग सदिश कहा जाता है। ये राशि के नाम दिए हुए हैं। अब अगर इस पे उलझना है कि सर पॉइंटिंग सदिश क्या होता है, कहाँ से आया है, कैसे आया है, वो कहानी में नहीं पढ़ना। इसका जो मान होता है एस वेक्टर बराबर 1/म्यू नोड ई क्रॉस बी होता है और परिमाण इसका ई बी अपॉन म्यू नोड होता है। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट, लास्ट क्या, सेकंड लास्ट आता है इसमें कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का संवेग और दाब। संवेग और दाब, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों में ऊर्जा होती है, ये अपने पता है, और इसमें संवेग भी होता है। तो ऊर्जा होगी तो संवेग भी होगा। ठीक है, तो वह जिस तरह से ये आपतित होती है, क्योंकि ऊर्जा संवेग, देखो ऊर्जा जो होती है हाफ एम वी इंटू वी, हाफ एम वी स्क्वायर वैसे ऊर्जा होती है। तो एम वी अगर संवेग है तो ऊर्जा है, या ऊर्जा है तो संवेग है। तो संवेग होता है, और जिस सतह पर ये आपतित होती है उस पर दाब भी लगाती है। जिस सतह पर इनको डाल दिया ना अपने, उस पर ये क्या लगाएंगी बच्चों, दाब लगाएंगी, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होंगी। ठीक है, तो यदि किसी सतह को डेल्टा टी समय में विद्युत चुम्बकीय तरंगे यू ऊर्जा स्थानांतरित करती हैं, मतलब किसी सतह पर आपने डाला और डेल्टा टी कोई भी टाइम ले लिया, उसमें उसको यू ऊर्जा दे दी उस सतह को, तो स्थानांतरित संवेग, तो मतलब उसको संवेग कितना मिला, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का संवेग वहां पर कितना हुआ, तो वो अपने लिखते हैं U बटा सी। यू यहाँ पर है जो ऊर्जा स्थानांतरित करती है सतह को, सी प्रकाश का वेग। और अगर सतह अपनी परावर्तक है तो स्थानांतरित संवेग अपना 2u/c हो जाएगा। ये बिल्कुल वही चीज होगी कि अगर मान लो आपने यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का नियम लगता है या संवेग संरक्षण कि एम वी संवेग अगर मान लो किसी बॉल का आता है और वापस उसी दिशा में वो वापस आ जाती है, तो अब इसका संवेग 2mv होगा, क्योंकि माइनस में माइनस एम वी इसका संवेग, तो ये 2mv वही है कि जो अपने जैसे बंदूक में से गोली जितने वेग से आगे निकलती है उतने डबल वेग से पीछे धक्का मारती है, संवेग हो जाता है। वो सारी चीजें वही खेल है। तो 2u/c वैसे हो जाएगा अगर अपनी सतह पूर्णतः परावर्तक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे टकरा के और वापस परावर्तित हो गई है। ठीक है, तो स्थानांतरित मतलब जो स्थानांतरित होके वापस गई हैं उनका संवेग 2u/c हो जाएगा। और दाब जो होता है, यहाँ पर दाब होता है I/c। आई यहाँ पर तरंग की तीव्रता है, और पूर्णतः परावर्तक सतह है तो उसके लिए 2I/c, जितना आया उतना आगे। ठीक है, तो अब संवेग और दाब में भी आपको उलझना नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें से आपको याद क्या क्या चीजें रखनी है। तो पहले पॉइंट पढ़ लो आप ये कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करती हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत का पालन करती है, 12वें चैप्टर में अपने पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। और ये परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये सारा भी 12वें चैप्टर में आएगा। अगर आपने 11वें 12वें चैप्टर कर रखा है तो आपको पता होगा। इसको दर्शाती है, और डॉपलर प्रभाव भी दर्शाती है। डॉपलर प्रभाव 11वीं क्लास में था, वो भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उसको भी ये शो करती है। अब बात आती है कि सर इसमें से पढ़े क्या, तो पढ़ने की बात मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपको ये वाला फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर ये फॉर्मूला, तीसरे नंबर पर ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, और चौथे नंबर पर हो जाएगा ऊर्जा वाला। बस इतना पढ़ लो। पॉइंटिंग सदिश आज तक तो आया नहीं, लेकिन चलो अगर करना भी चाहो 5वां फॉर्मूला आप पॉइंटिंग सदिश वाला पढ़ लो, इससे बाहर कुछ ही नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये बच्चों आपका आज का टॉपिक था। मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा। और
इसी तरीके से मैं कोशिश करूंगा आपको वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूं, क्योंकि देखो बच्चों बीमार तो चलो होते ही हैं या हो रहा है इस बार, पता नहीं किस टाइप की, यानी ये कोई हवा चली है या ऐसी है। एक तो कोरोना का टाइम चल रहा है। अब कोरोना तो मुझे था नहीं, अगर होता तो रिकवर थोड़ा हो पाता है ऐसे खुद। हाँ, हो सकता है, क्या पता मैं खुद ही रिकवर हो गया हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, 70-80% अब रिकवर हो गया हूँ। एक तो दिक्कत है कि अब जैसे गर्म दवाइयाँ ली हैं, गर्मी चल रही है, तो उसके कारण क्या है गला गला बहुत ज़्यादा सूखता है, ठीक है ना। तो उसके कारण थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होती है। और बाकी क्या है कि थोड़ा सा यानी कि सिर दर्द जो जब बुखार होके हटता अपने को, उसके बाद पता नहीं मेरे को 2-3 दिन हो गया अब, बुखार मेरा सही हो गया, बुखार नहीं हुआ उसके बाद। शुरू वाले 2 दिन हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ, लेकिन अब उसके बाद सिर दर्द रहने लग गया है, ठीक है ना। तो इस कारण सिर दर्द जब रहता है तो वीडियो बनाने में दिक्कत आती है, गला खराब है बोलने में आती है, तो तभी थोड़ी वीडियो आपको लेट मिली। तो जरूर आप सहयोग करना, हो सकता है, उम्मीद है मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, जब 100% अपने सही हो गए वही फ्लो अपना दोबारा बन जाएगा, उतना टाइम जैसा आपको यानी कि वीडियो मिलती है वैसे आप देखते चलो। और आपने बहुत ही सहयोग दिया, मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा कि आप बच्चों ने बहुत सहयोग किया, हाल चाल भी पूछा, दुआएं भी की, उन सभी बच्चों का बहुत बहुत थैंक यू। और भगवान का सबसे बड़ा थैंक यू कि उसने रिकवर कर लिया, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज आपने सर का घरेलू रूप भी देख लिया है, नवदीप सर का भी, घर पे कैसे रहते हैं सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।